अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के वजाहती ऑर्डर में चंद नुकात पर नजरसानी दरख्वास्त दाखिल कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई थी तब नया एक्ट मौजूद नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में मजीद कहा है कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब कानून बना दिया है। बताया जाए कि पार्लियामेंट के कानून पर अमल दरामद करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन को एक बार फिर हुक्म दिया गया था कि वो मखसूस नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद से का जो मामला है, इस पर इलेक्शन कमीशन के कई इजलास बेनतीजा खत्म हुए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक आईनी दरखास्त दायर कर दी है, जिसमें इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए और साथ ही ऑर्डिनेंस के बाद जो कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। हुकूमत को अभी भी लगता है कि वो आईनी तरमीम कराने में कामयाब हो जाएगी, अगरचे जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़िश्ता दिनों माफ कीजिएगा, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों आईनी तरमीम का मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया था। ताहम गुज़िश्ता रोज उनका यह कहना था कि वो आईनी अदालत के क़याम के हक में है, ताहम किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आईनी तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर होनी चाहिए, जबकि मुद्दत मुलाजमत में तोसी मुफादात की बुनियाद पर नहीं, जरूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी ये कहना है कि मिसाक जमहूरियत के तहत जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। अब ये मखसूस नशस्तों का जो मामला है, इसका और आइनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की जो दरख्वास्त है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दोनों पर उनसे बात करते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। खुर्रम दस्तगीर साहब, अदालत फैसला देती है, उस फैसले पर हुकूमत को अमल दरामद करना चाहिए। क्या ये जो फैसला है मखसूस नशस्तों वाला, इस पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए हुकूमत को? जी, 1993 में मोहम्मद काकड़ केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद वाज़े तौर पर कहा था कि अगर किसी सूरत हाल में अदालत की तशरीह भी मौजूद हो और कानून भी मौजूद हो तो कानून उस पर बालातर होगा। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि एक मखसूस सूरत हाल है जो 2024 से पहले किसी आइन में या कानून में देखी नहीं गई थी, इन्विजन नहीं हुई थी। एक मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी राय दी, लेकिन अब जबकि पार्लियामान उस पर कानून साजी कर चुकी है तो मुल्क का कानून वो है जो पार्लियामान ने बनाया। अच्छा, लेकिन इसमें देखिए, ऐसा लगता है कि मुल्क एक आईनी बहरान की तरफ बढ़ा है, जिसमें अदालत एक तरफ खड़ी हो गई है और हुकूमत और पार्लियामान दूसरी तरफ खड़े हैं। क्या इन मामलात का कोई हल नहीं है आपके ख्याल में? जी, बिल आखिर हर मामले का हल जो है वो पार्लियामान से ही आना है, और हल आइन के पहले सफे पर तीसरी लाइन में लिखा है, और वो ये है कि इस मुल्क इस रियासत का इक़्तिदार आला अल्लाह ताला के बाद अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। तो अब ये बात वाज़ेह है, इसमें किसी अदालत का जिक्र नहीं है, इसमें किसी और दूसरे इदारे का जिक्र नहीं है। इसमें वाज़ेह लिखा है कि अगर आइन ये कह रहा है, और ये अगर आप जो लोग कानून से वाकिफ हैं और आइन से वाकिफ हैं, एक से ज़ायद दफा इस बात का इयादा किया गया है कि अदालत के पास उतना ही इख्तियार और उतनी ही ताकत है, दो अल्फाज इस्तेमाल हुए, अथॉरिटी और पावर के, जितनी आइन और कानून उसको देता है। तो अब पार्लियामान ने कानून साजी के जरिए अपनी जो मंशा थी उसका इजहार कर दिया है, और लिहाजा वो कानून ही बाला दस्त रहेगा। एक तनाव जरूर है, एक कोशिश जरूर है, लेकिन जो कानून है वो कानून
कोई भी तशरीह जो है वो कानून पर हावी नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन इसमें देखिए, जब जब ऐसा हुआ है खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान की तारीख में जब अदालत एक तरफ हुई और हुकूमत पार्लियामान दूसरी तरफ हुए, तो उसका नतीजा हमने देखा कुछ अच्छा नहीं निकला। हुकूमत के जो करने के काम थे हुकूमतें वो नहीं कर सकी और मुल्क बहरान का शिकार होता रहा। तो ऐसी सूरत हाल में आपको भी मामला उसी तरफ जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं? जी, मैं बड़े अदब से अर्ज करूँ जी कि आला अदलिया के फैसलों ने आईनी बहरान को जन्म दिया है, उन्होंने उनको हल नहीं किया। 2002 में जब जफर अली शाह केस में अदालत ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्टेटर को ये अथॉरिटी दी कि वो आइन में अपनी मर्जी की तरमीम कर गुजरे, उससे बहरान पैदा हुए और जो बिलाखिर 2007 में जाकर खत्म हुए। 2017 में जब पानामा केस आया तो अदालत ने उसके अंदर से अकामा, जिसका पूरे केस में जिक्र नहीं था, निकाल कर एक और आईनी बहरान को जन्म दिया। और अभी हमने ये देखा 2 साल पहले कि परवेज इलाही केस में अदालत ने पहले एक फैसला दिया, फिर उसको उल्टा और दूसरा फैसला दिया और ये कहा कि जी आपको, और उस फैसले के नतीजे में उन्होंने जिस पार्टी को फेवर करनी थी उसको फेवर की, जिसको निकालना था निकाल बाहर किया। और यही मामला जो है वो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केस में हुआ है। तो अदालत के जो फैसले हैं जो उसकी अथॉरिटी से बाहर हैं, उसके इख्तियारात से तजावुज है, वो ही आईनी बहरान को जन्म देते हैं। और अभी भी अब जबकि पार्लियामान का कानून बन चुका है, ये इससे अब पता नजर के जो अब उसके खिलाफ जो मुख्तलिफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ भी और अमेंडमेंट के खिलाफ भी सारे मामला आ रहे हैं, लेकिन जब तक उस पर कोई फैसला नहीं होता, देखिए जब तक तो पार्लियामान ने कानून नहीं बनाया था, यानी 12 जुलाई से 7 अगस्त तक, तब तक तो अदलिया की तशरीह जो थी वो मुरवजा असूल लागू था। लेकिन जैसे ही पार्लियामान ने कानून बना दिया तो उसके बाद फिर कानून ही जो है वो बालादस्त हो गया। लेकिन इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब, सबसे ज्यादा जो शक किया जा रहा है वो हुकूमत की नीयत पर किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये पर्सन स्पेसिफिक लॉ लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए 2 बातें ना जी, या तो हम एक जो रिजर्व सीट का मामला है वो बराह रास्त पार्लियामान और अब अदलिया के दरमियान में है कि पार्लियामान की मंशा अब जाहिर हो चुकी है, वो वाजे है, वो कानून बन चुकी है। तो जहां तक दूसरा चीफ जस्टिस का मामला है, हमने ये देखा है कि अगर तो अपने वक्त पर कोई ऐसी तरमीम जो पार्लियामान से पास होती है तो फिर 25 अक्टूबर को पाकिस्तान का जो भी आइन और कानून होगा, गैर तरमीम शुदा या तरमीम शुदा, उसी के मुताबिक फैसला होगा। अच्छा, वैसे ये अच्छा है आपने दोनों को अलग अलग कर दिया। हम तो इन दोनों मामलों को इकट्ठा ही जोड़कर जो है वो देख रहे हैं, लेकिन जो इसके अंदर जो टाइमिंग के सवालात हैं और ये जो कहा जा रहा है कि क्या पार्लियामान का जो कानून साजी का इख्तियार है, क्या उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? क्या ये इख्तियार लामहदूद है? क्या पार्लियामान ऐसा भी इख्तियार बना सकती है, ऐसा भी कानून बना सकती है जिसका इतलाक जो है वो माजी से हो जाए? जी बिल्कुल है। पार्लियामान का जो कानून साजी का इख्तियार है उस पर सिर्फ एक कदम है और वो है कि वो कानून जो पार्लियामान बनाने जा रही है वो आइन की बुनियादी जो शहरियों के हकूक हैं, अदारों के हकूक नहीं, एक इंडिविजुअल शहरी के हकूक हैं, उनको सलब ना करे। लिहाजा पार्लियामान ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसके तहत आप कहें जी कि ये शहरी जो है इसको कोई भी बात करने का हक नहीं है, या पार्लियामान ये कानून नहीं बना सकती कि लोगों को जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनकी आज़ादी को गैर कानूनी तरीके से सलब कर दिया जाए। वो अगरचे ये प्रैक्टिसेस पाकिस्तान की रियासत में मौजूद हैं, लेकिन वो कानून जो है वो गैर आईनी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उसके रिव्यू की ताकत है। लेकिन उनके अलावा बुनियादी शहरी हकूक के अलावा पार्लियामान का जो इख्तियार है वो सॉवरन है इस मामले में, और वो इसलिए इख्तियार जो है वो सॉवरन है या खुद मुख्तारी है उसको, क्योंकि वो बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम से अपनी जो क्रेडिबिलिटी है और अपनी जो उनके जो राब्ता है
उसके जरिए लेजिटिमेसी ड्रॉ करते हैं। तो ये जो प्रिविलेज है, ये अवाम की लेजिटिमेसी का, ये पाकिस्तान के और किसी इदारे को हासिल नहीं है। इसलिए पार्लियामान को तमाम इदारों की मां भी कहा जाता है, बिकॉज उसके बनाए हुए कवानीन से दूसरे इदारे जो हैं वो वजूद में आते हैं या खत्म होते हैं। लेकिन अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाता है कि अदालत कोई फैसला देती है और हुकूमत उस फैसले को मानने के बजाय एक उसके मुकाबले में एक कानून ले आती है, तो क्या आपके ख्याल में ये अच्छा होगा मुल्क के लिए? नहीं, अच्छा नहीं होगा। इसीलिए तो इख्तियारात की मौजूदगी, उनके इस्तेमाल की तौजीह नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास इख्तियार है, लिहाजा मैं से कर गुजरूंगा। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि अपने इख्तियारात से तजावुज इन 77 सालों में जिसने किया है वो पाकिस्तान की अदलिया है। चाहे वो 1953 में तमीजुद्दीन केस था, 1958 में 200 केस था, 1972 में जो है वो हमने केसेस देखे जो उस वक्त की अदालत के आसमा जलानी केस। आसमा जलानी केस तो एक अच्छी मिसाल है, हम उसको बुरी मिसाल नहीं कर सकते, वो तो अच्छी मिसाल है। वो तो अदलिया के लिए ऑनर की बात है। लेकिन फिर नुसरत भुट्टो केस है, फिर जुल्फकार अली भुट्टो केस है, उसके बाद हमने देखा कि जफर अली शाह केस है जो एक स्याह तारीख है। फिर हमने उसके बाद ये पैनामा केस देखा है, फिर हमने उसके बाद अभी परवेज इलाही केस देखा है। और जिस तरह पैनामा केस जो है उसके बारे में अब कहा जाता है कि उसका जो प्रेसिडेंस है वो कोट नहीं किया जाता, कि मिसाल नहीं बनी पाकिस्तान की। इसी तरह ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी जो केस है ये मिसाल नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही मुबहम और मध्यम जवाब पेश किया गया है इस सारे फैसले का, क्योंकि इनके कोर्ट के सामने आर्टिकल 185 के तहत एक अपील थी, लेकिन कोर्ट ने उस अपील को बगैर देखे एक नई पार्लिमानी पार्टी को जन्म दिया, मेंबरान को मजबूर किया कि नहीं, जिस जमात का आपने हलफ दिया आप उसके रुकन नहीं है, आप किसी और के रुकन है। और उसके बाद अपने पास से ही आइन में 3 दिन थे तो 15 दिन और उसमें ऐड कर दिए कहीं से। और अब जो आई थिंक जो बड़ी एक डेंजरस बात हुई कि पैनामा केस में एक मॉनिटरिंग जज था उसको बढ़ाकर एक इंतहाई गैर आईनी मिसाल जो है उसको मजीद गहरा किया गया और 8 मॉनिटरिंग जज बना दिए। तो ये इस फैसले पर बहुत गंभीर सवालात है। इसलिए आपने देखा कि जब ये वजाहत पेश की गई 2 हफ्ते पहले, तो उस वक्त कोर्ट के पास कोई जवाब नहीं था सवाई ये कहने के कि हम तो डी फैक्टो पर चल रहे हैं, कानून जो भी हो जमीनी हकायक ये हैं। ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग सीनियर रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के हवाले से, और ये मखसूस नशस्तों वाला मामला। और साथ ही साथ जब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दरख्वास्त दे दी है और सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि वो उसे बताए कि अदालती फैसले पर अमल करना है या फिर पार्लियामान के बनाए हुए कानून के पर अमल करना है। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से अभी मजीद बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, अभी आपसे कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ ने अपने कुछ इंतजामी ओहदों में तब्दीलियां भी की हैं और सेक्रेटरी इतलात भी आपके जो है वो नए आ गए। क्यों जरूरत महसूस हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन इंतजामी तब्दीलियों की? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इमरान साहब ने जज़ाकल्लाह खैर, इमरान खान साहब ने कुछ इंतजामी तब्दीलियां की हैं। रऊफ साहब को एक थिंक टैंक का हेड बनाया है और शेख वकास अकरम साहब को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन दी है। शेख साहब मंजे हुए पॉलिटिकल कारकुन हैं, सीनियर आदमी हैं, और मैं समझता हूँ कि इन हालात में पंजाब के मामलात को, चूंकि वो हल्के की सियासत भी करते हैं, इलेक्शन लड़के आते हैं, तो वो उन मामलात को इंशाल्लाह बेहतर तरीके से निभाएंगे। रऊफ साहब ने बड़ी खिदमत की है और मुश्किल वक्त गुजारा है, खासकर 9 मई के बाद। उन्होंने एक वक्त ऐसा भी था कि शायद वो तन्हाई थे मीडिया पे, तो उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, खासकर जब उनको एक चोट भी लगी, उन पे एक हमला हुआ।
तो सबकी बड़ी कुर्बानियां हैं और उनको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुझे यकीन है कि शेख साहब भी अपने ओहदे से इंसाफ करेंगे और रऊफ भाई जिस तरह हमेशा से 100% देते हैं पार्टी को, तो फुली डेडिकेटेड इंशाल्लाह अपना काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस को तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया है, पहले हमने देखा कि हुकूमत जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो ला रही थी तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ मुखालफत उसकी हुई थी, लेकिन अब तहरीक इंसाफ उस सदारती ऑर्डिनेंस को जारी करी जो कि प्रैक्टिकली सिचुएशन को फिर दोबारा उधर ही ले गया जहां पर चीफ जस्टिस के पास ही एक इख्तियार है जो है वो बेंच बनाने का और केसेस किस तरह से सुने जाएंगे। तो अब आप इसकी मुखालफत जो है वो क्यों कर रहे हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये जो ऑर्डिनेंस आया है इसकी, देखिए ओरिजिनली अगर थोड़ा सा मैं आपको साल एक पीछे ले जाऊं, जब मोहतरम काजी फाइज ईसा साहब अभी चीफ नहीं बने थे और अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त बल्कि उससे भी बहुत पहले से यही एक तरीका था कि चीफ जस्टिस साहब ही बेंचेस का फैसला करते थे। उसके बाद हुकूमत ने पॉलिटिकल अपनी कंपल्शंस की वजह से, या आप उसको जो भी नाम दें, या वो अता बंदियाल साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं थे या उनको सूट नहीं करता था एक आजाद मंच जज चीफ जस्टिस या व्हाटएवर, आप उसको जो भी नाम दें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में उन्होंने चेंज करके ले आए और 3 जजों पे मुश्तमिल एक पैनल बना दिया कि सीनियर 3 जजेस अब फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस साहब, उसके बाद सेकंड इन ऑर्डर जो इनकम्बेंट या आने वाला चीफ जस्टिस है, और उसके बाद थर्ड इन ऑर्डर सीनियरिटी वो आएगा, वो कर दिया। अच्छा, वो कर दिया। जब थोड़े से हालात चेंज हुए और फिर उनको लगा कि अब उनको सूट नहीं करता, तो अब वो वापस इसको रिवर्स करना चाहते हैं। देखें, हमारा एतराज क्या है? हमारा एतराज ये है कि आपने तमाम इदारे, स्टील मिल ले लें, PIA ले लें, रेलवे ले लें, आप वापडा ले लें, आप कोई भी इदारा ले लें, सबको आपने पॉलिटिकली तबाह बर्बाद करके रख दिया। एक इदारा रह गया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए, क्योंकि एक इदारा है जो इस वक्त आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के सामने खड़ा है। तहरीक इंसाफ के साथ नहीं खड़ा, हमारे खिलाफ भी बड़े फैसले आए, लेकिन वो आईन के साथ खड़ा है। तो हम ये समझते हैं कि आईन की हिफाजत करने वाला जो एक इदारा रह गया है, खुदा का खौफ करें और उसको तबाह ना करें। देखिए, मसला ये था कि पहले सारा इख्तियार ये समझा जाता था कि चीफ जस्टिस के पास है, लेकिन वहां से इख्तियार लेकर कमेटी को दे दिया गया और फिर ये समझा जाने लगा कि कमेटी में चीफ जस्टिस से जो है वो इररेलेवेंट हो गए हैं और इख्तियार जूनियर जजेस के पास जो है वो चला गया है। आपके ख्याल में इसको बैलेंस करने का कोई तरीका है कि इस मामले को किस तरह से देखा जाए और इसका कोई हल आपके सामने है कि ये बेंचेस किस तरह से बनने चाहिए? देखिए, इसका हल बेंचों को अपनी मर्जी से तश्कील करवाना या अपनी मर्जी के जजेस लगवाना या जजेस के जरिए मुख्तलिफ बेंचेस की तश्कील करवाना वो नहीं है। इसका हल हर हुक्मरान के पास अपने आप में है। आप गलत काम ना करें, आप आईन के मुताबिक चलें। आप आईन के मुताबिक चलेंगे, आपको मैटर ही नहीं करेगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि रहमान अजहर चीफ जस्टिस है, अली मोहम्मद चीफ जस्टिस है, जैद है, बकर है, अमर है। आप अपने रवैये दुरुस्त करें, आप अपने काम ठीक करें, आप आईन के मुताबिक जाएं, फिर आप एक हाई मॉरल ग्राउंड पे होंगे। आप अपना घर इन ऑर्डर नहीं है, आपका अपना काम ठीक नहीं है, आपसे अपने इदारे नहीं चलते, आपसे अपना पार्लियामेंट नहीं चलता, आपसे अपनी हुकूमत नहीं चलती, ना फॉरेन पॉलिसी बना पा रहे हैं, ना इंटरनल सिक्योरिटी को ठीक कर पा रहे हैं, ना आपसे मईशत चल रही है। अब आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे इसलिए खड़े हो गए हैं, उसके पीछे पड़ गए हैं, बल्कि मुनासिब लफ्ज ये है कि आपको ये लगता है कि अगर ये पिटिशन उठा ली गई जो हमारी पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 5.5-6 महीने से, कि 8 फरवरी के इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट करें, अगर ये ऑडिट होता है तो वो तो सबको पता है, जो कमिश्नर रावलपिंडी ने पेंडोरा बॉक्स खोला है, वो कहानियां तो अभी चलनी है। अच्छा। उसके तो सीक्वल आने हैं, तो उससे बचने के लिए कभी आप इधर हाथ मारें, कभी आप उधर हाथ मारें, यानी आप मुझे इस पर अली मोहम्मद खान साहब एक बड़ा वाजे अदालती फैसला आया है और उसमें तो ये कहा गया है कि असल चीज तो बैलेट है, जो वोट कास्ट हुआ है, ये जो फॉर्म 45 या 47 की बात की जाती है, इसकी टोटल इसकी टैली जो है वो कोई अहमियत नहीं रखती अगर वोट काउंट होता है।
देखिए, ये उस सूरत में बिल्कुल दुरुस्त बात होगी अगर बैलेट बॉक्स की, बैलेट पेपर्स की सैंक्टिटी, उनकी ऑनर इंटैक्ट है। हाँ। अगर तो कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें बैलेट पेपर जो इलेक्शन वाले दिन डाल लिए गए, आज की तारीख में 6 महीने बाद भी उसी तरह पड़े हुए हैं, उसमें ना एक बैलेट पेपर डाला गया है, ना एक निकाला गया है, ना अंदर डबल स्टैंपिंग हुई है। लेकिन मैं बस एहतराम पूछना चाहूंगा कि जो लोग भी ये कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब का भी इस पे ऑर्डर, कि जो अगर वो समझते हैं कि बैलेट पेपर बुनियादी इकाई है, वो तो है, बैलेट पेपर डाल के ही आपका फॉर्म 45 बनता है, जिससे फॉर्म 47 बनता है। लेकिन अगर उस इकाई को ही चेंज कर लिया जाए, जैसे एक इमारत है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अंदर आपने उसकी ईंटें निकाल के उसमें 2 नंबर ईंटें रख दी हैं, तो अल्टीमेटली वो इमारत गिरेगी। अब ये आप मुझे बताइए कि 5 महीने बाद, पौने 6 महीने बाद या 6 महीने बाद जो आपने मुख्तलिफ केसेस में रिकाउंटिंग के ऑर्डर दिए गए हैं, उसमें से 20-20 हजार, 22-22 हजार, 25-25 हजार वोट रिजेक्ट हो रहे हैं, और वो रिजेक्टेड वोट्स में से 95% से भी ज्यादा तरीक इंसाफ के रिजेक्ट हो रहे हैं डबल स्टैंपिंग से। ये कैसे हो गया कि 5-5.5 महीने बाद रिकाउंटिंग होती है और 20-20 हजार वोट, ये 20 हजार वोट उस दिन सारे अंधे थे, नजर नहीं आ रहा था, और सिर्फ तरीक इंसाफ के रिजेक्ट होने, तो साबित ये हुआ कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है, बल्कि काले कमल दी गई है। दूसरा ये है फॉर्म 45 क्या है? फॉर्म 45 निचोड़ है उस वोट काउंट का, कि जब वो उधर एक पोलिंग स्टेशन में वोट काउंट हुआ, वोट काउंट हो गया, वहां एक रिजल्ट बना, वो नून वाले को भी दिया गया, पीटीआई वाले को भी दिया गया, आप क्यू लीग को भी, पीपल पार्टी सबको दे दिया गया, और उस पर दस्तखत कर दिए प्रिजाइडिंग अफसर ने कि जनाब ये आपका रिजल्ट है। अब वो सब लेके चले गए। अब वो एक तो मैनिपुलेट हो सकता है, सारे तो नहीं हो सकते। वो जो ओरिजिनल फॉर्म 45 है उससे क्यों डरते हैं? वो भी तो आप ही का बनाया हुआ है, ओरिजिनल है, असली है, इसलिए डरते हैं। अच्छा, एक और मामला जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूं, आप क्योंकि खुद भी वकील हैं और साथ ये जो पार्लिमानी कमेटी है उसमें भी शामिल रहे हैं, ये जजेस के अंदर जो इस वक्त हम मामला देख रहे हैं, फैसलों में इख्तलाफ राय और जो एक दूसरे के फैसलों के हवाले से बातें की जा रही हैं और खतूत एक दूसरे को जो है जो लिखे जा रहे हैं, जो सवालात उठाए जा रहे हैं, ये जो इख्तलाफ राय है, ये तकसीम है, ये अदलिया पर, जजेस पर और मुल्क में जो इस वक्त आईनी बहरान चल रहा है उस पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है? बिल्कुल, ये किसी तरह भी आप उसको सेहत अफजानी कह सकते, मुज़र है, तबाही है। लेकिन 2 चीजों को आप देख लीजिए। नंबर 1, 8 जजेस का लेटर जो उन्होंने भेजा कि उन पे कुछ इदारों की तरफ से जो प्रेशर था, जो थ्रेटन किया गया, जो जज साहिबान के कमरों तक को नहीं छोड़ा गया, वीडियोस। क्यों आपको एक जज के बेडरूम की वीडियो क्यों चाहिए? आप मुझे बताइए ना। आप जैसा या मेरे जैसा बंदा, मैं तो लॉयर हूं, लॉयर होते हुए मैं किसी सोच भी नहीं सकता मैं चीफ जस्टिस या किसी अदालत के कोई जज से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, मैं कोई मुलाकात कर, और क्यों करूंगा, या मुझे वो वक्त क्यों देगा? तो हम तो मुलाकात नहीं कर सकते, ना हमें करनी चाहिए। लेकिन वो कौन है जो कमरों तक घुस के वीडियो बना रहे हैं? तो उस पर क्या रिजल्ट निकला? देखें, एक तरफ से जजेस पे ये प्रेशर, दूसरी तरफ से पॉलिटिकल प्रेशर। कोई सियासतदान जो है, किसी को एक जज का फैसला पसंद नहीं आता, वो पीछे पड़ जाता है। ये आज की कहानी तो नहीं है। स्टूडेंट्स, आप और मैं स्टूडेंट थे, तब से आप देख रहे हैं, जो मियां साहब ने चढ़ाई कर दी थी, वो जस्ट जो थे शाह साहब की कोर्ट जो थी, 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। आपने बाकायदा चढ़ाई कर दी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जूते छोड़ के अपनी जान बचानी पड़ी। ये एक और अलमिया हो जाता, खुदा ना खास्ता कुछ और ऐसा वैसा हो जाता। तो आप मुझे बताएं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये नुक्ता मेरा जरूर आप किसी से पूछिएगा। अभी ये तकसीम जो है, अभी इस तकसीम का जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा सियासी माहौल इस तकसीम का जिम्मेदार है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मुझे आप एक बात बताइए रहमान साहब, ना आप बच्चे हैं ना हम बच्चे हैं, हम सब रोटी को चोची नहीं के, सबको पता है क्या हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आप करने जा रहे हैं, 3-4 बातें जल्दी जल्दी, वक्त कम है। नंबर 1, जो मौजूदा आईन है उसमें क्या कमी है जिसको अब आप मजीद अमेंडमेंट्स करना चाह रहे हैं? जो मौजूद है उस पर अमल कर लिए, बुनियादी इंसानी हकूक पे अमल कर लिए, मिसिंग पर्सन सारे आ गए हैं, आपने बेसिक ह्यूमन राइट्स दे दिए हैं। ये कल रात हमारे राशिद महमूद को उठाया गया, ऑफिस बिरर बेचारा कोई 40-50 हजार का बेचारा 60 हजार का मुलाजिम होगा, उसको आपने दूसरी बार मास्क मैन में उठा लिया। कोई है पूछने वाला?
देखिए बात यह है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, आपके हाउसेस कंप्लीट है, खैबर पख्तूनख्वा का तो सेनेट में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, वो तो इलेक्शन ही नहीं हो पाया, कौमी असेंबली में आपकी रिजर्व सीट्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उधर से फैसला करती है कि सारे के सारे पीटीआई के हैं, आप उनकी वो कहते हैं मीटिंग करेंगे, हम जानना चाहते हैं इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा। ये वो बच्चा जो एक शरीर बच्चा नहीं होता जिसको उस्ताद जो है वो टेस्ट दे देता है, वो फिर आगे पीछे देखता है कि मैं किधर से भी नकल मारूं, बैठकर एक काम नहीं करता, वो जवाब नहीं लिखता। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए ये मुश्किल तो है ना। देखिए अली भाई, इलेक्शन कमीशन के लिए एक तरफ वो फैसला आ जाए और हुकूमत और स्पीकर क्या है कि भाई आपने इस फैसले पर अमल दरामद करना, और दूसरी तरफ उन जजेस का जो है वो एक ऑर्डर है, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो फिर यही सबसे बेहतर रास्ता होता है कि दोबारा अदालत के पास चले जाए, बता दे उनको क्या करना है, किस तरह से करना है। जब ये कानून साजी नहीं हुई थी, फैसला तो उससे बहुत पहले आ चुका था, तब क्या अमर माने था, नियत में फतूर है और कोई मसला नहीं है। और दूसरी चीज नहीं, लेकिन उस वक्त जो 40 लोग थे, उस वक्त जो 40 लोग थे, 39 लोग थे, उनको तो नोटिफाई कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। बाकी जिनके एफिडेविट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे, उनका मसला था जिस पर उन्होंने एप्लीकेशन बाकी फिर 41 का कह दिया कि 41 के 41 पीटीआई के हैं। और जब ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ तो मौजूद थी, खत्म तो कभी नहीं हुई थी, आपको किसने इख्तियार दिया था कि आपने बैलेट पेपर पे उनको आने ही नहीं दिया? बैलेट पेपर पे लोगों को हक के इख्तियार से महरूम किया गया। और ये जो 8 जजेस का भी तफसीली फैसला आया है, उसमें तो क्लियरली कह दिया ना कि इलेक्शन कमीशन आजाद शफाफ इलेक्शन नहीं कर सका। ये तो चार्जशीट है। तो देखें, दोबारा वही नुकता है कि आईन में मौजूद बुनियादी इंसानी हकूक, आईन में मौजूद बुनियादी तमाम लॉज, उस पर तो आप अमल कर नहीं रहे। आईन कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, आर्टिकल 190 कहता है तमाम इदारे बशमूल सुप्रीम कोर्ट, बशमूल इलेक्शन कमीशन, बशमूल फेडरल गवर्नमेंट के तमाम इदारे, बशमूल हसास इदारे, बशमूल दिफाई इदारे, सिविल ब्यूरोक्रेसी, सब में दे विल हैव टू कम इन एड ऑफ इन सपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है, क्यों नहीं करते उस पर अमल? तो मौजूदा आईन पे अमल करना नहीं है, मजीद तरामीम करनी है ताकि आईन को हम आटे की नाक बनाए, जिधर हमारा जी चाहे उस तरफ मोड़ लें। ये नहीं होने देंगे। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दिया है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने खत में यह कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया, लेकिन उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने खत में यह भी कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून की मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर से तातीलात के दौरान कमेटी इजलास में शिरकत पर इसरार किया गया, लेकिन वो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस मुनीब का रवैया कमेटी में मुनासिब भी नहीं था और वो इजलास से वॉकआउट भी कर गए थे। इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिखकर कमेटी में शमूलियत से इनकार किया था और इस इनकार की वजूहात बयान करते हुए उन्होंने कहा था कि जल्दबाजी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसके नफाज के चंद घंटों के अंदर ही ये ऑर्डिनेंस नोटिफाई किया गया। कमेटी दोबारा तश्कील दी गई और इस बारे में कोई वजह नहीं बताई गई कि क्यों दूसरे सीनियर तरीन जज जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी की तश्कील से हटा दिया गया। उनका मौक़िफ़ था कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बगैर वजह हटाया गया, जो गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के इजलास में भी शिरकत किए बगैर चले गए थे, जबकि उन्होंने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत कायम कमेटी का 19 सितंबर को मुनक्किद होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया था। अब गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई ने भी कहा था कि अगले चीफ जस्टिस का ऐलान फौरी किया जाए। उनका यह भी कहना था कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं और उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं जो इंसाफ नहीं होने दे रहे। जवाबन लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने बानी पीटीआई की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए हिमायत करने पर उनको तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप अपनी पसंदीदगी का दाग जस्टिस मंसूर के माथे पर लगाकर क्यों उन्हें फैज हमीद बनाना चाहते हैं। अदालत की जानिब से हदूद तजावुज होने की वजह से आइन की कई शक़ें मफलूज हो गई हैं।
अब एक तरफ तो ये खतूत है, दूसरी तरफ गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला भी जारी किया, जिसे मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया। फैसले में चीफ जस्टिस कायजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इख्तलाफी नोट पर तनकीद करते हुए कहा गया कि हमारे दो मोअज़्ज़िज़ जजेस ने कहा कि वो पीटीआई उम्मीदवार जिनकी सियासी वाबस्तगी आखिर तक पीटीआई से रही, उन्हें पीटीआई उम्मीदवार माना जाता है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी कहा कि जिन अरकान ने सियासी वाबस्तगी आखिर तक पीटीआई के साथ बरकरार रखी, वही पीटीआई के उम्मीदवार हैं। गुज़िश्ता रोज मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती जजेस के वजाहती हुक्मनामे के मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से पूछे गए 9 सवालात पर मुश्तमिल रिपोर्ट भी चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। अब ये जो खतूत है, फैसले हैं और अदलिया में जो इख्तलाफ का तासुर है, ये क्या मामला है? अदलिया को बतौर इदारा ये किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? इस पर बात करने के लिए जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से बात करते हैं। मारूफ कानूनदान है। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाहिद जमील साहब। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो सारा मामला आप देख रहे हैं, खतूत आ रहे हैं, फैसलों के अंदर जिक्र हो रहा है एक दूसरे का, किस तरह से बतौर इदारा ये मामला अदलिया पर असरअंदाज हो सकते हैं? जी, बतौर इदारा तो मैं तो इस वर्ड यूज करूंगा, दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी क्लियर डिवाइड यूज नजर आ रही है। बल्कि उससे भी ज्यादा ये है कि उनको डिवाइड किया जा रहा है और वो यूज हो रहे हैं। मैं लेट मी यूज दीज वर्ड्स कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह इसको एक्सप्लेन करूं। पहली बात यह है कि जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस का आना जो है वो मेलाफाइडी है, इस पे कोई दूसरी राय नहीं है। इस वक्त पे आके उन्होंने जो ये दिया है वो डिवाइड करने की कोशिश की है और उसके बाद वो जिस तरह भी ऑर्डिनेंस लाए हैं वो ऑर्डिनेंस जो है एक कानून बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में बैठ के वहां पे अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, इंस्टेड के वो लेटर लिखते। और उनके लेटर के बाद जिस तरह का लेटर जस्टिस साहब ने लिखा है और उसमें जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर को डिस्कस किया है और ये सारी जिस तरह एक दूसरे पे डायरेक्ट एलिगेशन पर्सनल लग रहे हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत बदकिस्मती है इदारे के लिए और अल्टीमेटली इसका नुकसान मुल्क को होगा। लेकिन ये जो कमेटी वाला मामला है, आपके ख्याल में क्या इसका कोई हल है? क्योंकि हमने दो एक्सट्रीम्स देख ली। एक एक्सट्रीम ये है कि सारे का सारा इख्तियार चीफ जस्टिस के पास हो और चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंचेस लगाए जिस तरह से, और उस पर हुकूमतों के एतराजात होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इररेलेवेंट हो जाते हैं, जहां पर जो अगर जूनियर जजेस जो हैं वो एक तरफ हो जाए, जिस तरह से हमने इस मामले के अंदर जो है वो देखा। तो फिर इसमें कोई दरमियानी रास्ता या कोई बेहतर रास्ता आपको है कि ये बेंचेस किस तरह से लगने चाहिए या क्या होना चाहिए? मैं पर्सनली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कॉम्पिटेंस के अगेंस्ट था और ये जब केस सुना जा रहा था तो जो मेरे कलीग सुप्रीम कोर्ट में फर्दन उनसे बात करके ये कहा कि ये प्लीज ना होने दीजिएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सरीहन अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स कि ये रूल मेकिंग जो है ये करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को खुद, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। तो ये जो भी मामला है इनको बैठ के अपनी फुल कोर्ट में बैठना चाहिए, उसको रूल्स बनाने चाहिए और डिस्क्रेशन को स्ट्रक्चर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जब आप डिस्क्रेशन को स्ट्रक्चर कर लेते हैं और बोनाफाइडी मौजूद हो तो इस तरह के तनाजात फिर एरप्ट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि जो मेरी ओपिनियन है, मैंने तो कॉम्पिटेंस पे सवाल उठाया था, लेकिन उसके रिपरकशन सामने आ रहे कि आप पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से एक जो प्रिंसिपल ड्रॉ किया गया कि 3 जजेस कंसल्टेटिव प्रोसेस से बेंचेस बनाएंगे। जब उसमें मतलब का वो ऑब्जेक्टिव्स नहीं मिल सके, मैं बड़े क्लियरली कहूंगा कि अगर वो रिव्यू पिटिशन नहीं लगी तो उसके बाद जो केसेस लगना चाह रहे थे उसके लिए उन्होंने फिर ये ऑर्डिनेंस ले आए।
तो legislature and government and the power centers are playing with the institution, and the institution is allowed them to be played. और ये कितना गैर मामूली है। देखिए, इख्तलाफ राय होता है जजेस में, जारी बात है, हमने देखा है बेंचेस के अंदर भी इसी वजह से मुख्तलिफ फैसले आते हैं, लेकिन ये सिर्फ इदारे के अंदर नहीं रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है कि ये एक पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर ये लड़ाई जो है वो, या इख्तलाफ जो है वो लाया जा रहा है। अब ये कितना गैर मामूली हो सकता है अदलिया के हवाले से, और खास तौर पर आने वाले दिनों में जो अदलिया फैसले देगी, उन फैसलों पर किस तरह से अमल दरामद होगा, या उन फैसलों को किस तरह से परसीव किया जाएगा? फैसले तो देखेंगे, इसके बाद मेरा ख्याल है जो भी बेंचेस बनेंगे वो मुतनाज़ा होंगे, और उन बेंचेस का जो रिजल्ट होगा वो भी मुतनाज़ा रहेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और आगे सिर्फ और सिर्फ एनार्की नजर आती है। और ये बड़ी बदकिस्मती है मुल्क की भी और जुडिशरी की भी, और जो लोग इससे खेल रहे हैं अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उनसे मैं आपके तवासुत से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा इस अदारे को रहने दें। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये सेलियंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इससे अगर आप सुप्रीम कोर्ट से इस इदारे से को डिवाइड करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और आपके ख्याल में ये सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉलो किया जाता है, क्या ये भी रहना चाहिए? क्योंकि ऐसा लगता है कि कहीं हुकूमत इसको भी जो है वो बदलना चाहती है। सीनियरिटी प्रिंसिपल देखें जी, जहां तक तो केसेस मैं तो बड़ी देर से ये एडवोकेट कर रहा हूं, ये बार बार कह रहा हूं कि आपको जो अहम केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के या जिसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है, उसमें आप पहले 7 जजेस को बिठाएं, और उसमें से अगर कोई रिक्यूज करता है तो नेक्स्ट सीनियर आके बैठ जाए। जब आप सारे जजेस में से पिक करके कुछ जजेस को नीचे से ऊपर से ला के बिठाते हैं और फिर उस पर सवालात उठते हैं, फिर आपको बेंच में हियरिंग में भी नजर आ रहा होता है कि चीजें जा रही हैं और फैसले प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है। प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द डिसीजन इज समथिंग व्हिच वी आर सीइंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। गालबन बंदयाल साहब के दौर से ये शुरू हो गया था और ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। लोगों को पता चल जाता है कि डिसीजन कहाँ क्या आ रहा है और कौन से जज साहब किस तरफ डिसीजन दे रहे हैं, ये बड़ी बदकिस्मती है। ठीक है, और अब इसका हल आपको क्या लगता है? ये जो इस वक्त हम अभी देख रहे हैं, आपके ख्याल में क्या इससे आपको कोई सूरत हाल से हम निकलते हुए मुस्तकबिल करीब में कहीं नजर आ रहे हैं, या उसका कोई तरीका आपके ख्याल में है? इन 2 खतूत के बाद तो मुझे नहीं निकलता हुआ क्राइसिस से कुछ नजर आ रहा, क्योंकि सब पर्सनल हो गए हैं। तरीका इसका एक ही है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट is chief justice and judges of high court, and high court is chief justice and judges of supreme court and high court। इस तरह है, तो इसका मतलब ये है कि आप जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो ये एक इंस्टीट्यूशन है which comprises of all the judges, तो उनको बैठ के सर जोड़ के बैठ जाना चाहिए, जाती इख्तलाफात को एक साइड पे रख दें, मुल्क के लिए सोचें, इम्पार्शल बेंचेस बनाएं, और सबसे बेहतर ये होगा कि आप सारे जितने इस वक्त कंफर्म जजेस हैं, क्योंकि आप एडहॉक जजेस को दोबारा इसमें बैठाएंगे। एडहॉक जजेस आप इसलिए लाए थे कि आपने पेंडिंग केसेस को डिस्पोज ऑफ करना है, तो अगर आप एडहॉक जजेस को बैठाएंगे तो फिर ये परसेप्शन जाएगा कि शायद आप अपने नंबर इनहांस करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो कंफर्म हैं, जो 17 जजेस आपके पास हैं, उनको बैठाएं सबको, और ये रिव्यू पिटिशन से जल्दी लगाएं, और जितने भी अब केसेस हैं जिनकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है या जिसका ताल्लुक ये पिछले 8 फरवरी के इलेक्शन से होता है, या उनका फॉर्म 47, फॉर्म 48 और इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी से जिसका ताल्लुक है, ये सारे के सारे केसेस उन 17 जजेस को बैठ के सुनने चाहिए और उस पे डिसीजन जो है वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जस्टिस शाहिद रिटायर्ड मील हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के
मामलात की कि क्या इस आईनी बहरान से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। बहरहाल प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ 21 दिनों की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। ये तजवीज़ जुमेरात के रोज़ अमरीका की तरफ से सामने आई थी कि फौरी तौर पर जंग रोककर सिफारतकारी को मौका दिया जाए। इसराइल के आर्मी चीफ ने दूसरी तरफ अपने फौजियों से खिताब करते हुए कहा है कि इसराइल लबनान में ज़मीनी हमलों की तैयारी कर रहा है। लबनान पर गुज़िश्ता 4 दिनों से फ़िज़ाई हमलों से मुतालिक उनका कहना था कि ये लबनान में दाखिले और हिजबुल्लाह को कमज़ोर करने के लिए किए जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी अपनी एक्स पर पोस्ट में कहा है कि लबनान में हिजबुल्लाह से कोई जंगबंदी नहीं हो रही। गुज़िश्ता 4 दिनों से लबनान पर होने वाले इसराइली फ़िज़ाई हमलों में अब तक 620 अफराद शहीद हुए हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भी शामिल हैं। पीर के रोज लबनान के कई इलाके उस वक्त शदीद फ़िज़ाई हमलों की जद में आ गए जब इसराइल ने तैयारों और रॉकेट से लबनान में मौजूद अपने अहदाफ को निशाना बनाया, जिससे एक ही दिन में 490 अफराद शहीद हुए। हमलों का यह सिलसिला अब भी जारी है, जिससे जनूबी लबनान से बड़ी तादाद में शहरी अपने घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो गए। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी सलामती कौंसिल के एक मुबाहिसे में तकरीर करते हुए बैरूत में इसराइली बमबारी की मजम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना था कि हमें इसराइल को गजा में नस्लकुशी से रोकना होगा, जिससे मशरिक़ वस्ता में वसी तनाज़ा जो है वो इस वक्त पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल के खिलाफ पाबंदियों पर गौर किया जाए। लबनान पर इसराइली हमले उस वक्त हो रहे हैं जब गजा पर इसराइली जारहियत के तकरीबन 1 साल बाद जंगबंदी के कुछ इम्कानात वाज़ेह होना शुरू हुए थे, और ऐसे में अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल के लबनान पर हालिया बमबारी से यह तनाज़ा अब गजा तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये पूरे खित्ते में फैल चुका है और फिर आगे मजीद ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान इमाम को इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।